हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेटर देन बेस्ट होंगे। और बेटर देन बेस्ट नहीं है तो उसको अपने आप को आप लोग बेटर देन बेस्ट बनाइए। और लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमें जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्माइल करिए, क्योंकि स्माइल करने से क्या होता है कि जो हमारा 99% जो है माइंड जो है निगेटिव वे में नहीं जाता है। और निगेटिव वे में जब हम चले जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं, तो हम कुछ हमारे अंदर जो सोचने समझने की शक्ति वो खत्म हो जाती है। तो अपने आप को सबसे पहले स्माइल करिए और पॉजिटिव वे में रहिए। साथ ही साथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। फिजिकली स्ट्रांग से ज्यादा मैं मायने रखती हूँ मेंटली स्ट्रांग को, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं तो हम हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो और यदि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों का जो मोटिवेशन है हमें सिर्फ 5-10 या बहुत ज्यादा 2 घंटा 2 दिन 2 सप्ताह यही रख सकता है। लेकिन यदि जब हम अपने आप को खुद अंदर से मोटिवेट करते रहते हैं तो हम जो है हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व होती जाती हैं। दिमाग को भी सोचने के लिए क्या है, हल्कापन चाहिए। जब वो हल्का रहता है तो हमारे सामने जो है कई रास्ते हैं, 2-3 रास्ते हैं, तो उसमें जो बेटर देन बेस्ट है उसको आप लोग चुनिए और लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप में ब्रांड बनिए। जो कहते हैं ना कि लोग आए तो आपसे सिग्नेचर मारे तो लाइन लगानी पड़े उन लोगों को, ऑटोग्राफ जो मांगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस लेवल के बने कि हर कोई आपसे मिले तो उसे जो एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आज क्या ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं कि संधि संधि क्या होता है। संस्कृत में जो संधि होती है इसका जो शाब्दिक अर्थ कर लीजिए क्या है, मेल या वर्णों का सामीप्य। सामीप्य मतलब समीपता। वर्णों का वर्णों की समीपता भी बोल सकते हैं आप, वर्णों की समीपता। ये हमारा जो है व्याकरण विधि का तीसरा अध्याय है, संधि। इससे पहले के 2 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ उसका जो अभ्यास कार्य है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन लोगों तक मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जाए और आप लोगों को संस्कृत जो है सरल भाषा में सीखने को मिले। तो इस चैनल पे आपको संस्कृत को सबसे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस चैनल से आप लोग प्लीज आगे बढ़ाइए और पीछे में करिए, आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो अपने अगल बगल के जितने लोग संस्कृत लिए हैं उनको तो जरूर बता दीजिएगा। ये क्या है, एक तो समझिए आप अपना सामाजिक कार्य भी कह सकते हैं, उसमें योगदान दे रहे हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो संधि क्या है, संस्कृत में भी हम संधि पढ़ते हैं, हिंदी में भी संधि पढ़ते हैं। हिंदी में संधि क्या पढ़ते हैं हम, स्वर संधि और व्यंजन संधि। लेकिन संस्कृत में हमारा जो संधि का प्रकार आता है वो 3 आ जाता है। क्या आ जाता है? 3। कौन कौन सा? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये सब हम लोग क्या है अभी डिटेल में जानेंगे, पहले शॉर्टकट में जान लेते हैं। और संधि से हमारा क्या क्या प्रश्न बनता है, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ये सब जितनी भी बातें हैं सारा टॉपिक आज हम समझेंगे। संस्कृत में जो संधि होता है उसकी जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके बाद एक एक टॉपिक पे हम लोग अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृत में संधि। संस्कृत में जो संधि शब्द है, ये जो हमारा संधि शब्द है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप लोगों को ऐसे देखने को मिलता है, चाहे ना यहाँ लिखे चाहे ना यहाँ पे बिंदी के रूप में आप दीजिए। संधि का जो डिटेल होता है संस्कृत में होता है सम, धन, धा, धन, ही। संधि का जब भी पूर्ण रूप पूछे कि संस्कृत किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तब हम क्या बताएंगे कि सम, धन, धा, धन, ही। अब ये जो सम है इसमें क्या है, उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और ये जो धा है क्या है, धातु है। और जो ये की है क्या है, प्रत्यय है। हम लोग मैथ में ऐसे पढ़ते हैं तो वर्गमूल का निशान रहता है। किसका रहता है? वर्गमूल का। यहाँ पे 2 लिख देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, 3 लिख देंगे तो हमारा केस में चला जाता है, धनमूल में चला जाता है, करणी भी बोलते हैं कहीं कहीं मैथ में इसको। लेकिन यदि संस्कृत में ऐसे लगा है तो इसका मतलब है धातु है। क्या है? धातु है। आप लोग मैथ और संस्कृत को लेकर कंफ्यूजन मत होइएगा। मैथ में ऐसे है तो घन और वर्गमूल का निशान है, लेकिन यदि संस्कृत में ऐसे कोई भी शब्द मिला है, शब्द लिखा है उसके ऊपर ऐसे निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, धातु रूप है। क्या है? धातु है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों बना हुआ है। कुछ बच्चों का डाउट होता है, नहीं समझ पाते कि ये चीज ऐसे क्यों आई है। तो यहाँ पे ये जो सम है क्या है, उपसर्ग है, ये जो धा है धातु है, की क्या है, प्रत्यय है। तो संस्कृत में सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो संधि शब्द है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो जब भी ये प्रश्न बनता है कि संस्कृत में संधि का जो विस्तार रूप है या संधि किन किन शब्दों से मिलकर बनी है, या प्रश्न आए कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है, तब हम बताएंगे कि संस्कृत में सम क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग हम किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं। धा क्या है हमारे यहाँ पे, धातु है। और की क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। और जो हमारी क्रिया धातु होती है वो बीच में आती है। एक प्रश्न हमारा संधि से संबंधित ये भी पूछा जाता है
कि जो ये संधि शब्द है इसमें कौन सा लिंग है। तो संधि शब्द में हमारा पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। जब लिंग पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? पुल्लिंग। यानी ये स्त्रीलिंग में नहीं माना जाता, ना ही नपुंसकलिंग में। किसमें माना जाता है? पुल्लिंग में। तो संधि शब्द हमारा कैसा शब्द है? संधि शब्द हमारा जो है पुल्लिंग शब्द है। ये प्रश्न हमारा बनता है। पहला प्रश्न, उपसर्ग कौन सा लगता है, धातु कौन सी लगती है और प्रत्यय कौन सा लगता है। तो संधि में हमारा जो है सम उपसर्ग होता है, धा धातु है, अकी जो है प्रत्यय है। और संस्कृत शब्द में कौन सा लिंग है? तो संस्कृत शब्द में हमारा पुल्लिंग है। तो ये दो बातें आप लोगों को क्लियर होगी। अब प्रश्न आपको कैसे भी घुमा के पूछा जाए, उपसर्ग पूछा जाएगा तुरंत बता देंगे सम लगा, प्रत्यय पूछा जाएगा तो बता देंगे की लगा, धातु पूछेगा तो धा बता देंगे, लिंग पूछेगा तो पुल्लिंग बता देंगे। इसी दो में जो है हमारा 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब अगला हमारा है संधि में जानने का कि संधि शब्द किससे बना, ये जान गए। संधि शब्द में हमारा कौन सा लिंग है, ये जान गए। अब जानते हैं कि संस्कृत में जो संधि होती है वो किसे कहते हैं। तो संस्कृत में जो संधि है, संधि का अर्थ, संधि का आप लोग शाब्दिक अर्थ यही समझ सकते हैं, या सबसे सरल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जो वर्णों की समीपता, क्या होता है? वर्णों की समीपता या दो वर्णों का मेल। आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दो वर्णों का मेल या मिलना। मेल को ही हम मिलना भी बोलते हैं, मतलब किसी चीज को कंबाइंड सुने है ना आप लोग, कंबाइंड होना यानी जुड़ जाना। तो यही क्या है? संधि का अर्थ है। तो संस्कृत में संधि का अर्थ, या हिंदी में भी आप इसको ले सकते हैं, हिंदी में भी यही है संधि का अर्थ, संस्कृत में भी यही है, बस थोड़े मोड़े जो रूल्स हैं वो आगे पीछे अप डाउन हैं। तो संधि का जो अर्थ जब भी पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? वर्णों की समीपता होती है, या दो वर्णों का मेल या जुड़ना या मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब चलिए जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। ये जब जहां पे दो वर्ण जो है आपस में मिलेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसको समझते हैं उदाहरण के जरिए। तो संधि हम लोग जो है बहुत सारा पढ़ते हैं, हिमालय, विद्यालय, रमेश, दिनेश, गणेश, वागीश, सचित, सज्जन, नमस्ते, मनोरथ, ये सब क्या है? संधि का ही शब्द है। चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। विद्यालय हम पढ़ते हैं ना, विद्यालय, हिमालय, अनाथालय, ये सब क्या है? संधि के ही उदाहरण है। अब जो ये विद्यालय है दो शब्दों से बना है, विद्या धन आलय। ये जो हमारा विद्या शब्द है इसमें हमारा यहाँ पे देखिए आ दिख रहा है, यहाँ पे भी हमारा क्या है? आ दिख रहा है। ये दोनों आ मिलके ही क्या बना है? आ बना है। तो विद्या का आ जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो वह धन, ई धन, ध्य धन, आ, फिर यहाँ पे आ धन, ल धन, अ धन, य धन, ऐसे करके बने। यानी इसके जब टुकड़े करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आ आएगा, और इस वर्ण को जब टुकड़े करेंगे तो इसमें जो हमारा आखिरी वर्ण क्या आएगा? आ आएगा। यही दोनों आ मिलके क्या बना है? आ। और यहीं पे हमारे जाके क्या बन गया है? यहाँ पे शब्द विद्यालय। यहीं पे हमारा क्या है? संधि हुई है। तो दो वर्ण, इसका आ और इसका आ, दोनों आ मिलके क्या बन गया है? आ। जैसे ई है तो ई बनेगा, लेकिन यहाँ पे और आ है तो ये क्या बनेगा? आ ही बनेगा, ई नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? सवर्णी है, समान वर्ण है। जब समान वर्ण है तो उसका समान वर्ण ही बनेगा। तो विद्यालय में जो ये हमारा विद्या धन आलय है यहाँ पे जुड़ा है, यहीं पे संधि हुई है। तो एक शब्द हमारा विद्या है और एक क्या है? आलय है। तो बीच में जो ये संधि कार्य करता है, जुड़ता है शब्द, जो ये विद्या धन आलय अलग अलग शब्द है, जुड़ा है, तो ये विद्या का आ और आलय का आ मिलकर क्या हुआ है? आलय। तो इस और इस शब्द के बीच, इस वर्ण के बीच, इस आ का और इस आ का, ये भी क्या है? वर्ण है आ, और ये भी क्या है? वर्ण ही है। दोनों क्या है? वर्ण है। और ये दोनों वर्ण जब पास में आए हैं तब हमारा क्या बना है? वर्ण, नया वर्ण आ ही बना है। तो ये जो हमारा संधि में बनता है बीच वाला शब्द, जो बीच में जो शब्द वर्ण जुड़ता है एक दूसरे से, उसी को ही हम संधि कहते हैं। अब इस संधि में हमें और बातें क्या क्या ध्यान रखनी है ये जान लीजिए। अब जैसे हमारा एक उदाहरण है हिमालय। क्या है? हिमालय। तो हम इसको जब टुकड़े करते हैं तो दो टुकड़े होंगे, एक बनेगा हमारा हिम और एक बनेगा आलय। तो ये जो हिम है संधि में हमारा क्या है? दो पद होता है। क्या होता है? संधि में हमें और कौन सी बात ध्यान रखनी है? इस संधि में दो पद होता है, पहला ये और दूसरा ये। तो ये जो शब्द है क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व पद। और जो ये दूसरा होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। संधि में हमें और क्या जानना जरूरी है कि जो हमारा शब्द वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो उन वर्णों में क्या होता है कि दो शब्द होते हैं। जो पहला शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा
शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पद होता है। तो इस हिम में जो अ आया है, ये अ और ये आ, यही दोनों जो मिले हैं तो क्या बना है हमारा आ। और यहाँ पे जो माँ है, यहाँ पे माँ के साथ आ जुड़ा है, ये क्या है, वही आ है। तो हिम को जब टुकड़े करेंगे तो माँ के बाद अ जुड़ेगा ही, और आले का जो है आ हमको दिख ही रहा है, तो हिम का अ और आले का आ, अ भी वर्ण है और आ भी वर्ण है, दोनों वर्ण आपस में जुड़े हैं, मिले हैं, तो कौन सा वर्ण बना है हमारा, आ बना है। तो दोनों वर्ण मिलके हमारा एक शब्द जो है, छोटा शब्द बना दिए हिमालय, जिसको हम एक साथ बोल सकते हैं। संधि का मतलब क्या, कि शब्दों को सहूलियत देना, यूं कह सकते हैं आप, इस शब्दों को आपस में जोड़ के बोलने से जो हमको सहूलियत मिलती है। अब जैसे हिम धन आले बोलते हैं तो हमें टाइम लगता है, अब सीधे हमने बोल दिया हिमालय, तो इस शब्द को बोलने के लिए क्या हमें कम समय लगा। तो दो वर्ण जब आपस में मिलकर शब्दों को छोटा कर दे तो वही हमारा क्या है, संधि है। संधि होगी कहाँ पे होगी, दो वर्णों के बीच में होगी। ये जो हिम शब्द है इसमें देखिए अ वर्ण आया है, इसका जो दूसरा वर्ण है इसमें आ आया है, दोनों ही वर्ण है, यही दोनों वर्ण मिलके ही छोटा हिम शब्द है ना, इसमें है, आले शब्द भी है। बस कैसे जुड़ा है, दोनों अ मिलके ही हमारा आ बन के यहाँ पे एक शब्द बन गया है। तो संधि में भी क्या क्या ध्यान रखना है कि इसमें दो पद होते हैं, जो पहला होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो पहले वाले पद का जो आखिरी वर्ण होता है और दूसरे वाले वर्ण का जो पहला वर्ण होता है, दोनों मिलके जो नया वर्ण बना के शब्द को नया रूप देते हैं, उसे ही हम संस्कृत में संधि कहते हैं। तो दो वर्णों की समीपता, दो वर्णों का आपस में मिलना ही संस्कृत में क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो इतना तो आप लोग जान ही गए कि दो वर्णों का आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों की सामिप्यता कह लीजिए, दो वर्णों का आपस में मिलना जुड़ना, यही क्या है, संस्कृत में संधि है। अब जानते हैं कि संस्कृत में संधि के प्रकार, संस्कृत में संधि के प्रकार क्या जानेंगे कि संस्कृत में संधि के प्रकार कितने होते हैं। संस्कृत में संधि के प्रकार, संस्कृत में जो हमारा संधि होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, संस्कृत में जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला संधि कौन सा है हमारा, स्वर संधि। स्वर संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसका मेल होता है, स्वर वर्णों का। दोनों पद में, चाहे पहला पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों पद में क्या है, दो स्वर रहेंगे, वो किसमें आ जाएगा, स्वर संधि में आ जाएगा। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो हमारा पहला पद होगा उसमें जो है व्यंजन वर्ण रहेगा, दूसरे पद में हमारा स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, लेकिन जो पहला पद होगा उसमें हमारा व्यंजन वर्ण ही मिलेगा। अगला है हमारा तीसरा विसर्ग, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि जो हमारा विसर्ग संधि में क्या है कि जो पहला पद होगा उसमें विसर्ग लगा होगा, बाद वाला जो उत्तर पद वाला जो वर्ण है स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। स्वर संधि, इसको हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और अच संधि। व्यंजन संधि को हम संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, विसर्ग को वैसे हम कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन व्यंजन संधि और स्वर संधि का संस्कृत में नाम है दूसरा। तो जब भी चाहे अच संधि पूछे चाहे स्वर संधि पूछे तो संस्कृत में दोनों संधियों का मतलब एक ही है। अब अच इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है अ ई ऊण ऋ ली क ए ओ अंगा और क्या आता है ए ओ च, ये जो हमारा अयुणा सा ये जो अ है, इस अ को लिया गया है और इस च को लिया गया है। हमारे जो संस्कृत वर्णमाला का पहला 4 सूत्र है अयुण, ऋलिक, एओंग और एवोच, तो इसमें का अ और ये च मिलके क्या बना है, प्रत्याहार बना है। तो यानी इनके बीच में जो भी हमारा शब्द या वर्ण, शब्द नहीं वर्ण आया है, अ से लेके च के बीच जो भी वर्ण आए हैं, ये जो इत संज्ञक वर्ण है इनको छोड़ के वो हमारी क्या कहलाते हैं, संस्कृत के स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो संस्कृत का स्वर वर्ण जो है हमारा अ च के बीच में है, इसलिए इसको हम अच संधि भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जो है हल संधि। हल संधि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा हया वरत लड़ यम अंगड़ नम झब य कर धस जब गड़ दस कप छठ त चट त व कप य स स र ह ल, ये जो हमारा ह से लेके ल तक जाता है, तो ये ह और ये ल ये मिलके क्या बना है, हल बना है। अब इस हल में ह से लेके जितने भी वर्ण है ल के बीच सब किसमें गिने जाते हैं, व्यंजन वर्णों में।
तो इसलिए इसका व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। तो जब भी व्यंजन संधि पूछा जाए चाहे हल संधि पूछा जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे किसके बारे में पूछा जा रहा है, व्यंजन वर्णों के बारे में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। जब भी स्वर संधि या अर्थ संधि कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि स्वर संधि और अर्थ संधि में हमारा जितने भी संस्कृत में स्वर वर्ण है वो गिना जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। सबका दो दो उदाहरण ले लेती हूँ क्योंकि ज्यादा समझाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दो दो उदाहरण या एक एक उदाहरण लेके आप लोग समझ लीजिए। अब है हमारा जैसे अर्थ संधि। अभी हम लोग जो है स्वर संधि में हिमालय और विद्यालय जो उदाहरण है वो स्वर संधि का ही है। अब दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं गणेशः। कौन सा? गणेशः। अब गणेशः में हमारा क्या है, जब हम गणेशः शब्द लिखते हैं तो इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो एक शब्द हमारा बनेगा गण और एक बनेगा हमारा ईशः। ठीक है, तो ये जो हमारा गण धन ईशा है इसमें जो गण में अ आया है और ये जो ई है, अ और ई मिलके क्या बन गया है? ए बन गया है। क्या बन गया है? ए बन गया है। और यहाँ पे देखिए गणेशा में अड़ा के ऊपर ए का मात्रा है ना, तो यानी अ भी क्या है? वर्ण है और ई भी क्या है? वर्ण है। गण का अ वर्ण और ईशा का ई वर्ण दोनों क्या है? स्वर वर्ण है। तो ये जो गण है पहला पद है या पूर्व पद है और ये जो दूसरा है पद ईशा उत्तर पद है या दूसरा पद भी कह सकते हैं। इसका जो ई है दूसरे पद का और गण में जो अ का मात्रा है जुड़ा वो हमारा ये भी क्या है? स्वर वर्ण है। अ भी स्वर वर्ण है और हमारा ये जो अ है ये भी स्वर वर्ण है और जो ई है ये भी स्वर वर्ण है। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद के दोनों वर्ण क्या हो? स्वर वर्ण हो, तो वो हमारा जब स्वर वर्णों का मेल हो, यूं आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब स्वर वर्णों का मेल हो तो वो किसमें जाएगा? हमारा स्वर संधि में जाएगा। तो गढ़ में अ जो है ये भी स्वर है, ईशा में जो ई बना है ये भी स्वर है, अ और ई मिला तो क्या बना? हमारा ए बना और अ पे जाकर ए का मात्रा बन गया और शब्द हमारा जो गढ़ एक अलग था और ईशा अलग शब्द था, दोनों एक साथ वर्ण जो है आपस में जुड़कर अ और ई ए बना दिए। यही यहाँ पे ही क्या हुई है? हमारी संधि हुई है। और ये जो संधि हुई है एक मात्रा रूप लेके ये भी क्या है? स्वर वर्ण ही है। जब स्वर वर्ण मिलेंगे और स्वर वर्ण ही बनाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ये अ है ये भी स्वर वर्ण है, ई जो है ये भी स्वर वर्ण है और ई दोनों मिले हैं तो जो ये हमारा ए है ये भी क्या है? स्वर वर्ण ही है। तो स्वर संधि में समझ लीजिए कि स्वर वर्णों की प्रधानता रहेगी। तो पहले वर्ण में भी स्वर रहेगा, दूसरे पद में भी हमारा स्वर वर्ण रहेगा। जब दोनों स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहीं पे हमारा क्या आ जाता है? स्वर संधि आ जाता है। अब है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमारा है समझ लीजिए कि वागीशः। क्या है? वागीशः। अब इसको जब हम टुकड़े करते हैं तो एक हमारा शब्द बनता है वाक। क्या बनता है? वाक। और एक क्या बनता है? ईशः। इसमें जो क है व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये जो क है पहला पद देखना है। कौन सा पद देखना है? पहला पद। यदि पहले पद में स्वर है, बाद वाले पद में भी स्वर है, तब तो वो स्वर संधि में जाएगा। लेकिन यदि व्यंजन संधि में क्या होगा कि जो पहला पद होगा वो व्यंजन रहेगा। हर सिचुएशन में पहला पद हमारा व्यंजन ही रहेगा व्यंजन संधि में। दूसरा पद क्या है? हमारा जो है स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाक में हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है और ईसा जो है जब जुड़ा है तो हमारा क्या बन गया है? ग बन गया है। क्या बन गया है? ग बन गया है। तो यहाँ पे परिवर्तन का जो है ग में बन गया है, यही परिवर्तन यहाँ पे क्या हुआ है? हमारा संधि का रूप हुआ है। एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग संस्कृत में, अरे व्यंजन संधि का हम पढ़ते हैं ना, स्वतधन चित। स्वतधन चित। वागीशा में क्या था कि पहला पद व्यंजन था लेकिन दूसरा पद क्या था? ईशा में ई जो है स्वर वर्ण था। अब इसमें सप्त में यहाँ पे भी व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे भी व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे जो त है और ये जो च है जब मिला है तो हमारा शब्द क्या बन गया है? व्यंजन और व्यंजन च बन गया है। ठीक है, और हमारा जो शब्द बन गया है क्या बन गया है? सच्चितः। क्या बन गया है? सच्चित। कहने का मतलब यही है कि जो पहला पद होगा उसमें जब व्यंजन वर्ण होगा और जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो जब भी व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण आएगा तो हमारा किस में चला जाएगा? व्यंजन संधि में। और इसको हम क्या बोलते हैं? हल संधि भी बोलते हैं। अब है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जो पहला हमारा पद होगा वो क्या होगा? विसर्ग लगा होगा। स्वर वर्ण में स्वर संधि में स्वर वर्ण होगा, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण होगा और विसर्ग में क्या होगा? जो पहला पद होगा उसमें विसर्ग लगा होगा। आप लोग जो है नमस्ते सुने होंगे और नमस्ते सुने ना, हम हर किसी से नमस्ते करते भी हैं। तो ये जो शब्द है विसर्ग संधि का उदाहरण, इसका जो बनता है तो नमः धन ते बनता है। क्या बनता है? नमः धन ते। तो ये जो नमः पहला पद है इसमें क्या है? विसर्ग आया है। ये जो हमारा नमः शब्द है यहाँ पे आपको विसर्ग दिख रहा है। जब पहले पद में विसर्ग दिख गया तो वो किसमें चला जाएगा? हमारा विसर्ग संधि में चला जाएगा। तो नमः धन ते यहाँ पे हमारा क्या है? विसर्ग है। तो इसलिए ये जो विसर्ग है इसमें चला गया हमारा
विसर्ग संधि में। किसमें चला गया? विसर्ग संधि में। तो हमारा जब भी पहले पद में यदि विसर्ग है, बाद वाला पद हमारा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, इतना ध्यान रखना है। बाद वाला पद चाहे जो भी हो, स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, हमें प्रधानता किसको देनी है? पहले वाले वर्ण को देनी है या पूर्व पद को। तो पहला पद यदि विसर्ग है, उसमें विसर्ग वर्ण आ रहा है, साथ में विसर्ग लगा हुआ आ रहा है, तो वो किसमें चला जाएगा? हमारा विसर्ग संधि में। व्यंजन संधि में एक और उदाहरण है, देख लीजिए, मनोरथ। मनोरथ भी आप लोग पढ़ते हैं, तो ये जो मनोरथ शब्द है किससे बनता है? मनाधन रथ। किससे बनता है? मनाधन रथ। ये जो पहला पद है इसमें आपको विसर्ग दिख रहा है, यानी ये दोनों किसमें चले जाएंगे? हमारे विसर्ग संधि में। व्यंजन संधि में क्या है? पहला पद देखेंगे, पहला पद में क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा, और जब व्यंजन वर्ण होगा, बाद वाला पद हमारा स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? व्यंजन संधि में चला जाएगा। स्वर संधि में क्या है कि पहला पद में भी स्वर रहेगा और दूसरे पद में भी हमारा स्वर वर्ण रहेगा। तो जब दो स्वर वर्णों की प्रधानता हो या दो स्वर वर्ण आपस में जुड़े मिले, तो वो हमारा स्वर संधि में चला जाएगा। स्वर वर्ण को हम स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यानी पहले पद का स्वर वर्ण और दूसरे पद का स्वर वर्ण दोनों मिलकर क्या बना दिए? स्वर संधि बना दिए। अब व्यंजन संधि में क्या है? पहला जो पद है उसमें हमारा व्यंजन वर्ण रहेगा, व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। इसकी दो कंडीशन है। एक कंडीशन में क्या है कि पहला पद तो हर हाल में व्यंजन ही रहेगा। जब पहले पद में का जो पहले पद का जो वर्ण है वो हर हाल में व्यंजन है, बाद वाला जो पद है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो हर व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि में हमारा व्यंजन प्लस स्वर वर्ण ये भी कह सकते हैं, और व्यंजन प्लस व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। अब जैसे वागीशा में वाक धन ईशा का क्या है? व्यंजन वर्ण है, लेकिन ईशा क्या है? ईशा में जो ई है वो क्या है? स्वर वर्ण है। तो दोनों क्या है? प्रधानता किसकी देनी? हमें पहले वर्ण की देनी। पहले वर्ण में यदि विसर्ग लगा है तब तो विसर्ग संधि में चला जाएगा, और पहले वर्ण में यदि व्यंजन वर्ण आया है तो वो हमारा व्यंजन संधि में चला जाएगा, और स्वर वाला तो स्वर ही रहेगा। कंफ्यूजन सिर्फ क्या होता है व्यंजन संधि में? कब होता है? जब व्यंजन के वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ जाता है, ये कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूं कि व्यंजन संधि में दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन में व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण होगा, और दूसरी सिचुएशन क्या है? व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण, ये हमारा बनता है। तो अब ये सच्चिता में देखिए, त क्या है? व्यंजन वर्ण है, ये च क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो दोनों मिलकर सच्चित जो शब्द बनाए हैं, इसका उदाहरण सज्जन भी है। सत धन जो है जन जब हम करेंगे तो हमारा बनता है शब्द सज्जन। तो त क्या है? व्यंजन वर्ण है, ज भी क्या है? व्यंजन वर्ण है, और जो बनता है वो भी क्या है? व्यंजन वर्ण ही है। मतलब व्यंजन वर्णों की प्रधानता है तब तो व्यंजन संधि में चला जाएगा, स्वर वर्णों की प्रधानता है तो स्वर संधि में चला जाएगा, और विसर्ग लगा है तो वो किसमें चला जाएगा? हमारा विसर्ग संधि में। मतलब टोटली जो है सारा निचोड़ बस यही समझ लीजिए कि संधि का जो प्रकार है वो तीन होते हैं संस्कृत में: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर वर्णों की प्रधानता होगी, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों की प्रधानता होगी, और विसर्ग संधि में विसर्ग लगा होगा। ये जो है आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जो है आप लोगों के दिमाग में बैठा रही हूँ, क्योंकि घालमेल हो जाता है, ये क्या है वो क्या है। इस चीज को आप कभी भी यूं कह लीजिए घपला है, चाहे प्रॉब्लम जो क्रिएट हो, तो उसको जो है उसकी गहराई में जाइए, उसको समझिए कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है। जब हम चीजों को कंपेयर करके याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से याद होती है। तो किसी चीज को यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो दूसरा जो चीज है उसके साथ क्या करिए? कंपेयर करिए, उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। जब दोनों का डिफरेंस आप अपने खुद की मेहनत से समझते हैं, जानते हैं, तो वो डिफरेंस से हमेशा के लिए याद रहता है, फिर आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं रहता है। अब स्वर संधि और व्यंजन संधि में यदि कंफ्यूजन हो जाता है तो क्या आता है? यहाँ पे आता है। कहाँ पे? जब पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, दूसरा वर्ण क्या हो? स्वर हो। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें स्वर वर्ण है तो यानी स्वर संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि में, ये जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया है कि व्यंजन संधि में दो कंडीशन होती है, एक में पहले पद में का भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, दूसरे पद का भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, तो भी व्यंजन संधि है। और यदि पहले पद में हमारा व्यंजन वर्ण है और दूसरे पद में हमारा स्वर वर्ण आता है तो भी हमारा किसमें जाएगा? व्यंजन संधि में जाएगा। कुल मिला के हमारा जो पहला पद है वो मेन प्रधान पद है। यदि पहले पद में स्वर आ गया तब तो वो स्वर संधि के अंतर्गत जाएगा। अब पहले पद में यदि टुकड़े करने पे पहले पद में यदि अंत में व्यंजन वर्ण आ गया तो वो हमारा व्यंजन संधि में चला जाएगा। अब पहले पद में यदि विसर्ग आ गया तो वो किसमें चला जाएगा? विसर्ग संधि में आ गया। तो आज की वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि इसमें संधि से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी थी वो मैं बता चुकी हूँ। संधि क्या होती है, संधि का लिंग क्या है, संधि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय लगा है, और संधि के प्रकार क्या है, संधि में किन बातों का ध्यान रखना है, संधि में क्या क्या मेन है। संधि में जो है दो पद होने चाहिए, एक पहला पद एक दूसरा पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। पहले पद में यदि स्वर वर्ण आता है तो वो स्वर संधि में चला जाएगा, पहले पद में यदि व्यंजन वर्ण आता है तो वो व्यंजन संधि में चला जाएगा। विसर्ग यदि पहले पद में विसर्ग आता है तो वो विसर्ग संधि में चला जाएगा। स्वर संधि में क्या है? पहले पद और दूसरे पद दोनों पदों में क्या है? हमारा स्वर संधि आएगा, और बनेगा भी क्या? हमारा स्वर संधि ही बनेगा, इतना ध्यान रखना। स्वर वर्ण पहले पद में भी रहेगा, दूसरे में भी रहेगा, और यदि जुड़ेगा और बनेगा तो क्या बनेगा? स्वर वर्ण ही बनेगा। व्यंजन संधि में क्या है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि पहला जो वर्ण है, पहला जो पद है उसका जो वर्ण है वो व्यंजन होगा, और जो दूसरा पद है
उसका जो है वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं इस कंफ्यूजन को पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो व्यंजन प्लस व्यंजन वर्ण आए तो भी व्यंजन संधि, अब व्यंजन प्लस स्वर वर्ण आए तो भी हमारा व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला पद है वो डिसाइड करता है कि मैं किस संधि में जाऊंगा। यदि पहला वर्ण जो है व्यंजन वर्ण में आता है तो वो व्यंजन संधि में जाएगा। पहला पद यदि विसर्ग आता है तो वो विसर्ग संधि में जाएगा। पहला वर्ण जो यदि स्वर वर्ण है तो वो स्वर संधि में जाएगा। आई होप आप लोगों को संधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। साथ ही साथ जो है हमारा जो है परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है ये भी मैं बताती गई हूँ। तो वीडियो को आप लोग जो है नहीं समझ में आएगा तो दोबारा जो है देख लीजिएगा, कहीं पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। और मैं अपनी तरफ से बेटर देन बेस्ट कोशिश की हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और मैं फुल्ली जो है ये होप भी करती हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं तो वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ये तो हर हाल में आप लोगों को करना ही है। और स्माइल करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी माइंड में डिप्रेशन है उसको हावी मत होने दीजिए, निगेटिव बिल्कुल मत होइए, पॉजिटिव वे में रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। क्या बनाइए? ब्रांड। जो मतलब उसके लिए जानने की उत्सुकता होती है, उस पर्सन में खास बात क्या है, तो ऐसा बनिए। ये नहीं है कि कोई भी आया आपको ऐसे क्योंकि मैं जो है कुछ भी कह सुन के चल दिया, नहीं। हमें जो है अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है। समाज में बहुत सारी जो है चीजें जो है रूढ़िगत है, तो यदि लगता है कि वो चीज गलत है तो उसका जो है हमें खंडन भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान का जो मानवपन का नीचे मिला है बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो इस मानवपन को जो मिला है, इस माइंड को जो समझिए पावर मिली है, उसका यूज करिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, स्माइल करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।